देखो, अगर मैं खालिस, ये रिकॉर्ड दबा दिया ना, अगर मैं खालिस जूरिस्प्रूडेंस की बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो हमने 75 to 80% निपटा दिया है। ठीक है जी। हमने इसमें इंट्रोडक्शन कर लिया है, मीनिंग कर लिया है, हमने डेफाइन जो डेफिनेशंस हैं वो कर लिया है, हमने नेचर कर लिया है, हमने स्कूल्स कर लिए हैं। मेजर चंक, मेजर पोर्शन यही था स्कूल्स, 50 से 60% तो बेसिकली यही है। ठीक है जी, सिंपल। और स्कूल में भी ध्यान रखना, जो नोट्स में अवेलेबल है उससे ज़्यादा स्कूल्स की हैं, क्योंकि होता क्या है कई बार जो अदरवाइज स्कूल है, जैसे यही पूछ लेंगे भाई रियलिस्टिक थ्योरी या फिर रियलिस्टिक स्कूल, ठीक है, उसमें नहीं मिलेगा नोट्स में, बट अपने हमने कर लिया है। ठीक है ना। ये कल एक बार क्लास देख लेना। वो बेसिकली हुआ क्या, बीच में एक बच्चा आ गया, मैंने वो पोज करके क्लास में वो देखने चला गया, फिर आया, मैंने क्लास पढ़ाई, वो बस वो अनपोज करना मेरे को याद नहीं था। फिर एक कोई क्या होता है, राज का सेशन कर रहे थे, उसमें जो बात नहीं रिकॉर्ड करने की थी वो भी रिकॉर्ड होगी, मैं चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, लगा लेना। चलो, अब जो अपना रहता है, अब जो है अपने रैंडम टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि हालांकि लो की डेफिनेशन हमने कर ली है मेन में, लेकिन लो का कंसेप्ट रहता है अभी, उसकी डेफिनेशन, और भाई नैरो सेंस में लो किसको कहते हैं, वाइडर सेंस में लो क्या होता है। ठीक है जी। इसके अलावा स्टेट की डेफिनेशन, पोजेशन की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, और अपना इक्विटी की डेफिनेशन, ये लो के साथ में ही पढ़ोगे। जैसे ही लो पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस में आपको इक्विटी करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। इसके साथ में राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है ना, और लायबिलिटीज, बस ये आपके कंसेप्ट रहते हैं। टोटल एक, दो, तीन, चार, पाँच, राइट्स एंड ड्यूटीज एक लगा रहा हूँ, छः, सात, छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है। जितनी स्पीड से नोट्स बनाओगे उतनी जल्दी क्लियर और कवर करवा दूंगा। ठीक हो गया। सही, शुरू करें। चलो, खोलो जरा, नोट्स क्रिएट करना शुरू कर दो। बनाओ पहला टॉपिक, लो एंड इट्स काइंड्स। हमने लो की डेफिनेशंस कर रखी हैं सारी। ठीक है। और थ्रू आउट अगर स्कूल में भी देखोगे तो हमने हर जूरिस की लो की डेफिनेशन लिखी है। ठीक हो गया। अब मैं एक अननेसेसरी एक्सरसाइज जो है कि मैं अलग से ही सारी डेफिनेशंस लिखूं, वो नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन खोल के देखोगे तो उसमें भी लो की डेफिनेशंस हैं, और बीच में जितने भी स्कूल्स हैं हर जूरिस की हमने लो की डेफिनेशन लिखी। ठीक हो गया, उसी में से ही बन जाएगा। तो अब काइंड्स कर लेते हैं। लो को पेज के बीच में लिखो, ठीक है जी, और इसके दो तीर निकाल लो। ठीक है जी। पहले तीर के नीचे लिखो वाइडर सेंस, और दूसरे तीर के नीचे लिखो नैरो या फिर नैरोवर सेंस। वाइडर नैरो समझते हैं ना, नैरो, NARROWER, नैरोवर सेंस। देखो, जूरिस्ट पढ़ रहे हैं, हमने इतने सारे जूरिस्ट पढ़ दिए हैं। ठीक है जी। अपने को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली आज जो हम लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं और जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर जो हमको डेफिनेशन ऑफ लॉ समझ में आता है उसमें फर्क है। जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं लॉ की डेफिनेशन वो नैरो सेंस की है, और जो हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं वो वाइडर सेंस की है। ठीक है ना। एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे अगर मैं आपको लॉ की डेफिनेशन बताऊं, वैसे लॉ की डेफिनेशन है किसी बेरक में, है लॉ की डेफिनेशन, सोचो। है, बेरक की बात करूं, सोचो,
एक बेरेक्ट ऐसा है, ठीक है ना, जिसमें एक सेक्शन आर्टिकल व्हाटसोएवर, ठीक है ना, उसमें लॉ की डेफिनेशन ना, कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा? यस, आर्टिकल 13 में है लॉ की डेफिनेशन, है ना। वो पता है क्या है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के ना बच्चों का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। लॉ के दृष्टिकोण से बच्चा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते ही अगर उसने समझ के पढ़ा है वो प्रौढ़ हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। बट आर्टिकल 13 में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो बहुत नैरो है। सिर्फ इतना है, लो क्या होता है भाई, जो पार्लियामेंट बना रही है या फिर जो विधायिकाएं बना रही हैं, ठीक है जी, या फिर जो क्या बोलते हैं, जो लोअर लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे एमसी है, एसडीएम है, एचसीएस है, ये लोग जो बना रहे हैं, इसी कारण से लॉ के अंदर इंक्लूसिव डेफिनेशन आ रही है आर्टिकल 13 के अंदर। इसी कारण से लॉ के अंदर हम लॉ, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, सेक्शंस, प्रोविजंस, इनेक्टमेंट, ऑर्डर्स, ये सब कुछ लॉ के अंदर ही शामिल कर देते हैं। इवन रेगुलेशन भी, जैसे एमसी है अपना, ठीक है ना, उसने रेगुलेशन जो है वो इशू कर दी है शहर के, है ना। जैसे रोहतक के अंदर, जैसे सीआरपीसी में 144 लगाते थे या बीएनएसएस में 163 लगाएंगे, कौन आदेश करेगा? एमसी करेगा, हमारा एसडीएम करेगा रोहतक का, ठीक है ना। कैसे करेगा? लॉ बनाकर करेगा। एक हफ्ते के लिए 144 या 163 लग चुकी है शहर के अंदर, ध्यान रखना, ये अब लॉ हो चुका है, ठीक है ना, ये लॉ अब अबाइड करना पड़ेगा शहर के लोगों को। ठीक हो गया, सिंपल है। चल, ये समझ गए, जो हम लॉ की डेफिनेशन देखते हैं जो बेरट के अंदर लिखी हुई है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के हमको ये समझ में आया है कि लॉ तो हर जगह है। बोल दूं, गलत तो नहीं हो जाएगा कि इस यूनिवर्स के भी कुछ लॉज हैं? बोल दूं, जो ह्यूमैनिटी है या फिर जो जीव समाज है, जीव के अंदर सारे के सारे प्राणी आ चुके हैं, सभी का एक डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक लॉ है ना। आपने सुना होगा जनरली, अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो देखो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पशुओं पर लॉ कैसे अप्लाई होता है, जैसे कि वो यूनिवर्सल लॉज पर चलते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्राइन्स उनके ऊपर चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गर्मियां जब होती हैं तो गर्मियां, हाँ, जब गर्मियां होती हैं यहाँ पे, तो रशिया से पूरा एक पक्षियों का झुंड आता है, हरियाणा में भी आता है वो, हरियाणा जी के पढ़ते होगे, ये सुल्तानपुर झील है, इसमें साइबेरियाई पक्षी आ जाते हैं। साइबेरिया, वो रशिया ऊपर टुंड्रा प्रदेश, वो साइबेरिया, ठीक हो गया। एक एक बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड होता है जब वो आते हैं, ठीक हो गया। पहाड़ के ऊपर जैसे जो जंगली जीव है, सही, जब गर्मियां होंगी जब तो वो चले जाएंगे पहाड़ के ऊपर, और जब सर्दियां होंगी तो वो नीचे आ जाएंगे, पहाड़ से नीचे नीचे उतर के आ जाएंगे। क्या यूनिवर्सल लॉज है। अगर इस पृथ्वी लोक के ऊपर जीना है तो जो इस लोक के जो लॉज हैं वो तो मानने पड़ेंगे, सीधी सिंपल सी बात है ना। वो तो बीच में चलो ठीक है, बीच में तो यूं लगाओ कि वो है आ गया अपना पूरा हिमालय पर्वत आ गया, लेट्स से अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो दिल्ली में बर्फ पड़ रही होती, सर्दियों में ऐसी ठंडी हवाएं आती साइबेरिया से, ठीक है ना, टुंड्रा प्रदेश से, ठीक है जी, बर्फ पड़ रही होती। आप हिमालय पर्वत के ऊपर देखोगे, ऊपर ऊपर पहाड़ नहीं है वहां पे, हिमालय पर्वत के अगर ऊपर जाओगे तो ये जो अपना अक्षांश और देशांतर जो है, हर जगह बर्फ पड़ती है सर्दियों में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लॉज अलग है, यहाँ पर मानसून के हिसाब से सारा का सारा काम धाम चलता है, ठीक है। जो भी जीव होते हैं वो निचले इलाकों से निकल जाते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है वो ऊपर ऊंचाई पे चले जाते हैं। डन हो गया, सिंपल। गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि वाइडर सेंस में अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल भी लॉ होता है, पूरा यूनिवर्स लॉज के अकॉर्डिंग ही चलता है। एक बड़ा पिंड होता है, छोटा पिंड उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, और ये दोनों पिंड उनसे बड़े पिंड के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है जी। जब वेदों के अंदर ये लिखा होता था, आप बताते होते थे तो नासा के जो जो पाश्चात्य साइंटिस्ट हैं वो हंसते होते थे, ठीक है। ये देखा है ना, मंदिर के अंदर हम परिक्रमा करते हैं, जो भी देव होता है, देवी या देवता होता है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, क्यों करते हैं?
परिक्रमा करने से बेसिकली सबमिशन होता है, ठीक है ना। जितने भी छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना, वो बड़े पिंड के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग 99% वो क्लॉकवाइज चलते हैं, एक आधा कोई होता है जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक होगा, पता नहीं क्यों बट ये ऐसे होता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे पिंड है ना, इनका स्वामी है वो बड़ा पिंड, वो जब चाहे छोटे छोटे पिंड को खत्म कर सकता है, पता होगा ना। जैसे सबसे ज्यादा अगर मैं चंद्रमाओं की बात करूं तो किस किस ग्रह की, हमारे सौरमंडल में, शनि के, उसके बाद बृहस्पति की, जुपिटर की, ठीक है जी। जुपिटर की जो ग्रेविटी है सौरमंडल में सूर्य के बाद सबसे ज्यादा है, और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जो उसके जितने भी चांद हैं वो गोल नहीं है, वो ऐसे हो गए हैं, जैसे ओवल शेप के हो गए, जैसे हमारी पृथ्वी तो ऐसे है ना, परफेक्ट सर्कल के जैसे। जो बृहस्पति के जो चांद हैं वो ऐसे होके रखे हुए हैं ग्रेविटी से। एक समय ऐसा आएगा जब ज्यादा बृहस्पति के नजदीक ये चंद्रमा चले जाएंगे तो ये बिखर जाएंगे, और सैटर्न के जैसे एक रिंग बन जाएगी चारों तरफ बृहस्पति के भी, वो हजारों करोड़ों साल की आगे की बात है, ठीक हो गया। डन, किसी भी समय खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो शरीर होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, उसके ऊपर देवता प्रभाव डालता है, इसलिए सम्मिशन की दृष्टि से उसके चारों तरफ चक्कर काटा जाता है, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा खींच के खींच के, ये ना बीच में अटक जाता है। डन, समझ गए। यानी कि अगर मैं कहूं कि लो की वाइडर सेंस की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो यूनिवर्स भी लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, या फिर यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के अपने लॉज हैं, फिक्स लॉज है, ठीक हो गया। ये पिंड सौरमंडल ये सूर्य सारे तो छोड़ दो, पूरी आकाश गंगा भी, पता होगा ना ये आकाश गंगा कैसे बनती है, पता है। ये हर आकाश गंगा के बीच में एक वो होता है, ब्लैक होल होता है, जिसके चारों तरफ ये पूरी आकाश गंगा घूम रही होती है, ठीक है ना। पूरे सूर्य को, हमारे पूरे सौरमंडल को पूरी आकाश गंगा का एक चक्कर काटने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है, ठीक हो गया। चलो आगे जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान रखना ये नैरो सेंस की डेफिनेशन, मैं इधर तीर लगा देता हूँ, सिंपल है। चलो आप जरा ऐसे ही दो बना के पेज के बीच में लाइन खींच लेना, अलग अलग समय पर अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग क्या क्या डेफिनेशन दी है, वाइडर सेंस की क्या डेफिनेशन दी है, नैरो सेंस की क्या डेफिनेशन दी है, उसको कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसको 15 से 20 मिनट में निपटाते हैं, फिर आगे निकलते हैं, ठीक है। ये बनाओ जरा और पेज के बीच में लाइन खींच लो। ये अपने रेफरेंस के लिए लिखना है, बेसिकली तो क्या है, लो आपको लिखना है और दो तीर निकाल लेने हैं, वाइडर सेंस में लो की डेफिनेशन, नैरो सेंस में लो की डेफिनेशन, बस इतना बनाना है, ठीक है जी। लाइन खींच लो बीच में, और यहां लिखो जरा, वाइडर सेंस में लिखो सालमन, SALMON, सालमन, वाइडर सेंस में डेफिनेशन दे रहा है, लिखो, एनी रूल ऑफ एक्शन स्लैश स्टैंडर्ड स्लैश पैटर्न आर or ought to be confirmed,
एनी रूल ऑफ एक्शन भी लो है, ठीक है जी, एनी स्टैंडर्ड भी लो है, कोई पैटर्न है वो भी लो है, और जो होना चाहिए, ये पैटर्न ये एक्शन होने चाहिए वो भी लो ही है। यानी जो हो रहा है वो भी लो है और जो होना चाहिए वो भी लो है। डन, सिंपल। चलो इधर इसके सामने नैरोवर सेंस में कुछ नहीं लिखना, सिंपल मीनिंग लिखो, मीनिंग या फिर मीन्स बराबर सिविल लॉ। अच्छा यहाँ पे क्रिमिनल लॉ नहीं लिख रहे, ठीक है, मैं तो जानबूझ के नहीं लिख रहा, मुझे जरा बताओ क्यों नहीं, क्रिमिनल क्यों नहीं लिख सकते हम? क्रिमिनल और नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा। आप क्रिमिनल के अंदर अपने सिविल राइट्स को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिविल लॉ बोलोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लॉ इंक्लूड हो जाएगा। कैसे? अभी जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे थे, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के अंदर ही क्रिमिनल लॉज इंक्लूडेड है। फंडामेंटल राइट कैसे हैं? क्रिमिनल लॉज हैं, या मैं अगर सिंपल बोलता हूँ कि फंडामेंटल राइट सिविल राइट्स हैं या क्रिमिनल राइट्स हैं? सोचो, सिविल बोलना पड़ेगा आपको, क्रिमिनल राइट बोलोगे तो फिर राइट टू मर्डर है ना? ठीक हो गया, सिविल लॉज डन। चलो अब नीचे सालमन के नीचे लिखो हॉलैंड। हॉलैंड क्या कह रहे हैं श्रीमान, हॉलैंड क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल या फिर वाइडर सेंस के नीचे लिखो सिर्फ सिंपल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का क्रम है, क्रम। ठीक हो गया, जरा इधर डेफिनेशन देखो, हॉलैंड क्या कह रहा है, नैरोअर सेंस में लिखो जरा, जनरल रूल ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन एक्शन, ये नैरोअर में लिखो, सेम हॉलैंड के ही शब्द लिख रहे हो आप, लिखो जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन, comma taking cognizance only of external acts, comma enforced by determinative authority। ठीक है जी, अब इसकी जो डेफिनेशन है इसमें बेसिकली दो सोर्स आ गए हैं। एक सोर्स में लिखो ह्यूमन और दूसरे सोर्स में लिखो पॉलिटिकल सोसाइटी। और हॉलैंड की वाइडर सेंस की लॉ की डेफिनेशन के अंदर सोर्स यूनिवर्स स्वयं है। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात ही? चलो अब ये जो नैरोअर सेंस है इसके अंदर लिखो सिर्फ ऑस्टिन। ऑस्टिन ने वाइडर सेंस नहीं दी, क्यों नहीं दी होगी सोचो, ऑस्टिन है। ये वाइडर सेंस में बोलेगा तो फिर वही यूनिवर्स बोलेगा तो फिर वो डिवाइन बोलना पड़ेगा, गॉड बोलना पड़ेगा, नेचुरल बोलना पड़ेगा। इसका झगड़ा चल रहा है ऑस्टिन का, हम देख चुके हैं, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना, लिखो तो फिर ऑस्टिन क्या कह रहा है, नैरोअर सेंस में लिख रहे हो आप ये? ठीक है जी, लिखो जनरल कमांड, यस आर्मी वाला बंदा है ना, कमांड फोर्स यही बोलता रहता है, जनरल कमांड स्लैश स्पीसीज ऑफ कमांड्स of the sovereign set SET, comma directly indirectly on the members of the society। sovereign sets of commands है, ध्यान रखना, अगर सेट के पीछे एस लगाना चाह रहा है तो स्लैश एस कर लेना।
वो लगा लेना। ठीक हो गया। इसने बिल्कुल आर्मी जैसी डेफिनेशन दे दी है, क्या है, सेट ऑफ कमांड्स हैं और लोगों के लिए। नेक्स्ट, नैरो के अंदर ही लिखोगे, पैटर्न की डेफिनेशन लिखो। पैटर्न क्या कहता है, PATRN, पैटर्न। लीगल ऑर्डर, लॉ इज अ लीगल ऑर्डर। एक बहुत प्यारा वर्ड है, लिखो जरा, टेसिटली, TACITLY। बहुत पूछते हैं यहाँ हरियाणा में, TACITLY। देखो टेसिटली का मतलब, जिप अप, एब्सोल्युटली मम, एकदम मौन, टेसिटली, टेस्टली। ठीक है ना, चलो आगे। स्लैश, फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय अ कम्युनिटी। ठीक है जी, ये डेफिनेशन समझ में आई। इसमें टेसिटली के या फिर बिल्कुल मौन का क्या मतलब है, इसमें मौन कौन है? यस, ठीक हो गया ना, सिंपल। एक बार अपनी लैंग्वेज में इसका जरा मीनिंग लिख लो, लिख लो जरा। कुछ बॉडी ऑफ रूल्स है, लिख लो अगर लिखना चाहते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है देन इट इज ओके। कुछ बॉडी ऑफ रूल्स हैं जिसे कोई समाज अपने वेलफेयर के लिए जरूरी मानता है, एंड विलिंगली उनको अपना लेता है या फिर एनफोर्स कर लेता है। जो शब्द अच्छा लगे वो लिखे। ठीक है जी। और तो और, वो ऐसा करने के लिए ऐसा सिस्टम भी जनरेट करता है कि चुपचाप लो बने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और चुपचाप वो एनफोर्स होते रहे। एक सिस्टम भी तैयार करता, सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक है ना, जैसे कि हमने पार्लियामेंट बना रखा है क्या, कि भैया आप इस देश के वेलफेयर के लिए लॉ बनाओगे आप, तो चुपचाप लॉज बनते रहते हैं, चुपचाप अप्लाई होते रहते हैं। ठीक है ना, हमको हर लॉ बनाने के लिए आंदोलन तो नहीं करना पड़ता ना, नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। खत्म, ये जो वाइडर और नैरोअर सेंस थी ये खत्म हो गया। पर्पस ऑफ लॉज, हेडिंग बना लो, क्या है पर्पस लॉज का, लॉ का क्या पर्पस होता है बताओ, ये तो सिंपल है। नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस। और क्या पर्पस हो सकता है, सोचो। प्रोटेक्शन हो गया, और लोग क्या सिर्फ समाज की सुरक्षा करेगा, देश की सुरक्षा करेगा? सिंपल है ना। इंटीग्रिटी की भी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर लो ऐसा है कि इंटीग्रिटी ही नहीं रखता वो अपने देश की, तो खत्म। ठीक है ना, इस्लामाबाद से कॉल आएगा, हाँ भाई क्या कर रहा है, मेरे को वो याद आता है अभी जब मनमोहन सरकार होती थी। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में चले गए। ठीक है जी, एक जाहिल से मुल्क का एक जाहिल प्रधानमंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री की बात कही है, ये देखो ये कैसे चल रहा है, जैसे कोई बुढ़िया विधवा चली आ रही, ये इंटरनेशनल लेवल पर बोल रहा है वो, ये नवाज शरीफ की, जिसके नाम में शरीफ है ये वो बोल रहा है। ठीक है ना, बार बार आती रहती है। अपने जो अभी रिसेंट के बिल्कुल प्रधानमंत्री उनके लिए बोला, क्या, उन्मादी। सही। और कौन बोल रहा है, खुद जो आतंकवादी देश का प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना, जाहिल कभी कोई जाहिल बोल, चलो आने दो, जाने दो। नंबर टू पे लिखो, टू चेक अपॉन
नेचुरल लिबर्टी, नंबर 3, टू सस्टेन स्लैश स्ट्रेंथन द सोवरेनिटी स्लैश सुप्रीम कमांड ऑफ द नेशन, बनाए रखना। ठीक है जी। नंबर 4 पे लिखना एसेट्रा, बस आएगा तो इसी में से आ जाएगा, लेकिन हम लो का जो पर्पस है उसको बिल्कुल भी नैरोवर सेंस में नहीं लिख सकते, तो एसेट्रा हमने छोड़ दिया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, काइंड्स ऑफ लो। प्लीज बोलो, काइंड्स ऑफ लो हो चुका है। ये तो हेडिंग लिखो है बेटा, लो एंड इट्स काइंड्स, ये आज की ये जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है। नहीं, ये डेफिनेशन है, वाइडर सेंस की डेफिनेशन, नैरोअर सेंस की डेफिनेशन, ये गुड़िया आपने मेन हेडिंग डाली है। ये कंसेप्ट का नाम है लॉ एंड इट्स काइंड्स। लॉ हो चुका है, अब उसकी काइंड्स कर रहे हैं। चलो हेडिंग डालो, काइंड्स ऑफ लॉ। हम ये जो काइंड्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लिखो अकॉर्डिंग टू सर जॉन सॉलमन। फटाफट फटाफट करते हैं क्योंकि अपने को माल मुकदमा सारा का सारा मिल चुका है। जॉन, हाँ जी वचन जॉन सॉलमन, SALMOND सॉलमन। यह बहुत जरूरी जूरिस्ट है, ध्यान रखना। अब स्कूल्स के बाद जितना भी जूरिस्प्रूडेंस है, सालमन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप लगभग हर कंसेप्ट में देखोगे इसके विचार आप। ठीक हो गया, चलो लिखो नंबर 1 काइंड, इंपेरेटिव। IMPERATIVE, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का क्या मीनिंग बताया था, जरूरी, जो मैंडेटरी है। ठीक है जी। हमको लो ऐसे भी बनाने पड़ते हैं जो जरूरी है, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन लो ऐसे बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, सही। आजकल कंसेप्ट समझना है ज्यादा इजी है, ठीक है ना। जेन जी को कुछ पसंद है नहीं पसंद है, को क्या फर्क पड़ता है, लो है तो लो, सीधी सीधी सी बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉमा मिलिट्री लॉज, कॉमा रेवेन्यू लॉज एक्सेट्रा। अगर ये आगे बढ़ाना है तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ सब लिख सकते हो इसके अंदर, सारे जरूरी हैं। ठीक है, चलो अगर मैं इंपेरेटिव की जगह अगर पॉजिटिव लॉ बोल दूं तो सोचो, गलत हो जाएगा। इंपेरेटिव लॉ के सामने स्लैश लगाना, जो आपने जो ऊपर जो हेडिंग बनाई है, स्लैश लगाकर पॉजिटिव लॉज भी लिख लो उसके सामने, अदरवाइज भी आ जाता है कई बार। सेकंड काइंड लिखो, नंबर 2 लिखो, फिजिकल स्लैश साइंटिफिक लॉज। और हेडिंग को पूरा करो, स्लैश लगाओ या फिर ब्रैकेट में लिखो नेचुरल लॉज। ऑस्टिन माने या ना माने, फॉर एग्जाम्पल लिखो यूनिवर्सल लॉज। ऑस्टिन के मना करने से कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, हाँ होते हैं। कमा लॉ ऑफ नेचर, क्या नेचर के लॉज होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं। अगर लॉ ने अपना नेचर बिगाड़ लिया तो फिर ये जो सृष्टि बसी हुई है इस पे, इस पृथ्वी लोक के ऊपर, ये नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर हो गया, है ना, जिसके कारण गर्मी सर्दी आती है, लेट से बिल्कुल, या फिर घूमना ही बंद कर दे, पृथ्वी लोग अपने, पृथ्वी लोक जो है अपनी मर्यादा लॉज भूल जाए, खत्म, जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नंबर 3,
मोरल लॉज, इसमें फॉर एग्जांपल करके लिखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट्स एंड रॉन्ग। जो हेडिंग बनाई आपने मोरल लॉ की, इसमें भी ब्रैकेट में आप नेचुरल लॉ लिखिए। ये कौन सा है? ये जो ह्यूमन के अंदर अपना इनर राइट एंड रॉन्ग की जो एक घड़ी होती है, ठीक है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लिखो नेचुरल जस्टिस, कॉमा डिवाइन लॉज, कॉमा एटर्नल लॉज, कॉमा कॉमन लॉज एक्सेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट का लिखो नंबर 4 कन्वेंशनल लॉज। लिखो लिखो नहीं, अच्छा कन्वेंशनल लॉज, हर साल इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है कहाँ? ऑफिस तो देखो वॉशिंगटन में है, ठीक है ना। बाकी अब यूएनओ की इच्छा है इस बार का कन्वेंशन कहाँ करवा रहे हैं। वरना जो आपने सुना होगा जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का जो फिक्स सेशन होता है जो साल में होता है एक बार, जो करना ही करना होता है, ठीक होगा, वॉशिंगटन में। वो देखा होगा शायद, वो एक बड़े से हरे से कलर का वो पत्थर लगा रखा है, पॉलिश पॉलिश कर रखी है, उसके ऊपर जो वर्ल्ड लीडर्स है खड़े होते हैं और वो स्पीच दे रहे होते हैं, ठीक है, सही। हर बार हम याद दिलाते हैं दुनिया को कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। फ्रॉम द 90s हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं शुरुआत से आगाह कर रहे हैं कि आतंकवाद, आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद आ रहा है, आतंकवाद आ रहा है। यूएनओ ने कान बंद कर लिए, ठीक है जी। 20-25 साल तक डेफिनेशन ही नहीं दी टेररिज्म की। 20-25 साल दे दो, छोड़ दो, आज तक टेररिज्म की कोई सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं दे पाया, कितने सीरियस है वो, ठीक हो गया। लेकिन हाँ, यूएनओ का अगर आदेश आ गया है या यूएनओ का कन्वेंशन के अंदर जो भी माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग्स आ गए हैं, उनके ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ के अपने अपने देश में को लॉज बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 90s से चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, हर चौथा पांचवा साल जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को डेडिकेट कर देता है यूएनओ, ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं कि अब ये वाले लॉ भी बनाओ। जैसे जैसे कन्वेंशन पास होते रहते हैं वैसे वैसे जो भी मेंबर्स देशेज हैं उनके अंदर लॉज पास होते रहते हैं। पिछली लोकसभा में ग्रीन रिन्यूअल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखना। वर्ल्ड नंबर 1 है हम ग्रीन और रिन्यूअल एनर्जी में। चाइना और हमारा बहुत चल रहा है, अभी बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, बट वी आर नंबर 1 नाउ। रिन्यूअल समझते हो ना, है ना, जो रिन्यू होती रहती है, उसके लिए कुछ फॉसिल फ्यूल या कुछ जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे इन्वायरमेंट भी खराब नहीं होता बिल्कुल ना। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कन्वेंशन पास हुआ है सर, ठीक है ना। यूएनओ के अंदर बोला गया कि भाई फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है। अब खत्म हो रहा है तो देखो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें कंपोनेंट मिल के आती हैं, पहले तो प्योर आता था, अब क्या है बहुत सारी चीजें, अब हमारा हमको ही एथेनॉल मिलाना पड़ रहा है। तो क्या है, आज नहीं तो कल, ठीक है जी, या तो अपनी इच्छा से बैटरी वाली कारों के ऊपर आना पड़ेगा, हाँ कि ना, ठीक है ना। वरना फिर सीधी सिंपल सी बात है, एक ऐसा समय आ जाएगा गाड़ी घोड़े खड़े रह जाएंगे, गाड़ियां घोड़े तो नहीं। देन इसी कारण से जो आप ये लॉस देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये जो शिफ्टिंग देख रहे हो, ये सरकार लगातार जो है ये कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियां, बैटरी वाली गाड़ियों को लेकर आओ, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल अब तो महिंद्रा ने भी निकाल दी है शायद, सबसे ज्यादा एवरेज तो मेरे ख्याल महिंद्रा की गाड़ी की है। ईवी, ईवी बोल दूं, लोकल लेवल पे महिंद्रा ने भी ईवी व्हीकल निकाल दिया है, टाटा ने भी ईवी निकाल दिया है। हाँ 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 ऐसा है, बट इसी कारण से तो टेस्ला फेल हो गई है। टेस्ला यहाँ का टेम्परेचर झेल ही नहीं पाती,
हाँ तो वो तो हुआ, देखो ये तो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है। या तो हम इसको ऐसे ही फेल हो होकर डेवलप कर लेंगे और नहीं तो फिर रह जाएगा। तेल का तो लालच छोड़ना पड़ेगा। तेल तो कम ही हो रहा है। और ध्यान रखना, दुनिया के अंदर ये जो पेट्रो पॉलिटिक्स चलती है, जो पेट्रोल ब्यूरोक्रेसी चलती है, ये बड़ी खतरनाक है, ये देश भी खराब कर देती है। बहुत सारे देश तबाह हो चुके हैं। अमेरिका को, जिस किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसमें तेल है, नेचुरल तेल है उसके अंदर, अगर अमेरिका को उन्होंने आने से मना कर दिया कि अमेरिकन कंपनीज को हम अपने यहाँ के तेल के कुओं से तेल निकाल कर बेचने नहीं देंगे, अमेरिका ने वो देश बर्बाद कर दिया। बर्बाद, खत्म, फिनिश। अगर किसी को याद हो, पिछले साल ट्रंप आया था। ट्रंप ने आते ही सबसे पहला तो कांड उसके, ट्रंप के साथ ही हुआ, एप्सिन फाइल रिलीज हो गई। मेन कल्प्रिट है, सबसे ज्यादा उसी का इनाम। ठीक हो गया। फिर दूसरा काम उसने क्या किया, इस पृथ्वीलोक के ऊपर एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, उसके प्रधानमंत्री को किडनैप कर दिया। लिटरली आर्मी जाती है वहां पे, ठीक है जी, एक वो युद्ध पोत खड़ा करते हैं, ठीक है जी, बेसिकली समुद्र के किनारा है, बीच भी है उस देश में, ठीक है ना। तो वहां पे समुद्र में अपने शिप खड़े करते हैं, वॉर शिप खड़े करते हैं, वहां से कमांडो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, ठीक है जी, सीधा वहां की जो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आप जाते हैं और उसको किडनैप करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं। याद आ रहा है, वेनेजुएला। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनी को काम करने से मना कर दिया। यहां भी है, देश है जो बर्बाद हो चुका है, तेल एनरिच्ड देश है वो। शुरुआत में तो क्या था कि अमेरिकन कंपनीज ही वहां पर आई थी, तेल के कुएं बनाना, पाइप डाल के निकालने का काम, संवर्धन का काम उन्होंने ही शुरू किया बेसिकली। ठीक है जी। लेकिन फिर वहां पर एक डिक्टेटर आ गया। एक डिक्टेटर आ गया तो उन्होंने बोल दिया अमेरिकन कंपनीज को टाटा बाय बाय। इराक। ईरान के साथ भी यही लड़ाई चल रही है, क्योंकि ईरान घुसने ही नहीं देता। ठीक है ना। ईरान थोड़ा सा डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है, उनके पूर्वजों ने काफी मेहनत करी है अपने वहां के ऊपर। बट उनका वो लफड़ा चलता रहता है, इसराइल और रूसिया, सुन्नी और वो यहूदी और मुस्लिम का इश्यू चलता रहता है। अमेरिका को बीच में मौका मिल जाता है। आज तक इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई है। आज की डेट में सबसे ज्यादा तेल है ईरान के पास, लेकिन क्या हाल है उनकी इकोनॉमी में, क्योंकि सैंक्शंस लगे हैं। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। इसी कारण से आप ये लॉस देख रहे हो, और लॉस टाइट हो चुके हैं। 15 साल से ऊपर का डीजल इंजन चल ही नहीं सकता एनसीआर में। 10 हो गया क्या? हाँ, और स्ट्रैंगुलेशन हो गए लोग। हाँ, और 15 तो मेरे ख्याल 15 तो उसके लिए, पेट्रोल के लिए। माय मिस्टेक। डन। ये होगा, ये स्ट्रैंगुलेशन होगा, क्योंकि यूएनओ का रेजोल्यूशन पास हो चुका है। हम मेंबर हैं यूएनओ के और जिम्मेदार मेंबर हैं। वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है ना, जो कशकोल लेके खड़े रहते हैं उनके दरवाजे में, माई बाप कुछ दे दो, डाल दो ट्रम्प। सिंपल। डन। तो क्या कन्वेंशन के भी लॉज होते हैं, या फिर कन्वेंशनल लॉज बोल दूं? यस, कन्वेंशन लॉज होते हैं, आपने यही लिखा है कन्वेंशन लॉज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लो अंदर यूएनओ कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है बेसिकली परंपरा। यूएनओ एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे संसार के लिए परंपराओं का निर्माण करता है। परंपरा वो जिसको फॉलो किया जाए। डन। जो फॉलो ही नहीं हो रही वो परंपरा नहीं। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट काइंड लिखो। कस्टमरी लॉज। ये समझाने की जरूरत ही नहीं, कस्टमरी लॉ सबको पता है। हाँ, हमारे कस्टम्स। ध्यान रखना, लॉ के अंदर हम सिर्फ उन्हीं कस्टम्स का जिक्र करते हैं जिनके अंदर फोर्स ऑफ लॉ आ गई। जिन कस्टम में फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, हम चुपचाप उनको फॉलो करना तो फॉलो कर लेते, नहीं फॉलो करना तो नहीं फॉलो करते। हाँ। लेकिन कई कस्टम ऐसे हैं जो असेंशियल। ठीक हो गया, चलो। नंबर 6, काइंड ऑफ लॉ लिखो। प्रैक्टिकल स्लैश टेक्निकल लॉज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, लॉज ऑफ म्यूजिक। कॉमा,
लॉज ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, ये भी लॉ से ही चलते हैं ना। लॉज ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये जब सीनियर की तैयारी करते होते हैं ना, तो आपको ये फार्मास्यूटिकल जो एक्ट्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो भी एक आधे स्टेट में पढ़ने पड़ते हैं, जिन स्टेट के अंदर ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आता है। ठीक है जी, पढ़ने पड़ जाते हैं। जैसे एमपी में एक बार इन्होंने फार्मास्यूटिकल एक्ट भी डाल दिया। ठीक है जी, नॉर्मल सा है, पतला सा, तो ज़्यादा कोई मोटा नहीं। ठीक है जी, एविडेंस के जितना एक्ट है। ठीक है, उसके प्रीएम्बल में लिखा, मैं पढ़ के हैरान हो गया था। जो अभी जैसे एलोपैथी है ना, जिसको अंग्रेजी मेडिसिन पद्धति बोलते हैं, जो आजकल जो इलाज वगैरह करवाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर लिखा हुआ, उस एक्ट के अंदर कब आया, 18वीं शताब्दी में। उसमें लिखा हुआ है, उनका पर्पस ये नहीं है कि दवाइयों की खोज करनी है और बीमारियां खत्म करनी है। उस पूरे एक्ट का पर्पस ये है कि जितनी भी इस एलोपैथी के अलावा जो भी इलाज करने की पद्धतियां हैं, सबको नष्ट करना है। अगर कोई पैर के ऊपर धागा बांध के ठीक हो रहा है, तो नहीं, उसको ठीक नहीं होने देना, उसकी टांग काट उसकी टांग काट। ठीक हो गया। चलो आगे लिखो। नंबर 7, इंटरनेशनल लॉज। फॉर एग्जाम्पल में लिख लो, लॉज ऑफ नेशंस, यूएनओ कन्वेंशन या फिर यूएनओ कन्वेंशन से अलग। सोचो, फटाफट फटाफट, बस ये खत्म करते अलग है ये। हाँ, ये तो कन्वेंशन होगी, जनरल असेंबली में जो होता है वो कन्वेंशन होगी। मान लो एक देश खाम खा दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दे, तो कोई तो रोकेगा उनको। यही लॉज ऑफ नेशन है, यानी कहीं ना कहीं कोई चार्टर है, कहीं ना कोई लॉ बुक है, जहां पे ये लिखा हुआ कि एक देश दूसरे देश के ऊपर खाम खा अटैक नहीं करेगा। ठीक हो गया। आजकल जैसे लीगल इलीगल इमिग्रेशन का इशू चल रहा है पूरे यूरोप में, ये क्या है, ये लॉज ऑफ नेशंस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट करो नंबर 8, सिविल लॉज। इसमें फॉर एग्जांपल करके मत लिखना, बस एक नीचे एक लाइन लिख लो, लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। जैसे सिविल लॉज ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सिविल लॉज ऑफ स्टेट ऑफ रशिया, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, स्टेट। ध्यान रखना, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो हम फिर नेशन नहीं बोलते, हम स्टेट बोलते हैं, क्योंकि हम पूरे संसार को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉज आएंगे ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। डन। जैसे ही इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, वो वाला इंटरनेशनल चश्मा लगाएंगे आपके ऊपर, तो ध्यान रखना, देश दिखाई नहीं देंगे, फिर स्टेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, चलो ये कराऊं कि ना कराऊं, ये हो चुका है देखो, ये हो चुका है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ की डेफिनेशन, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ की डेफिनेशन तीन तीन निकाले ना। क्या क्या बढ़िया। हाँ, ठीक है, अब जरा एक फाइनेस्ट ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लो पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पहले तीर के नीचे, यानी सबसे पहले तो सोवरेनिटी होगी, सोवरेनिटी से ही कमांड आएगी, सेकंड के ऊपर लिखो कमांड। और अगर ये कमांड आप नहीं मानोगे, तो फिर सैंक्शंस लगेंगे। ठीक है, डन। चलो, एक खास चीज लिखो, जरा मैं लिखवा देता हूं। हाउएवर,
ऑस्टिन हिंदू कंसेप्ट ऑफ लॉ को अलग मानता है। मना नहीं कर सकता क्योंकि सीखा तो यहीं से ही है। ये बोलता अलग है क्योंकि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में पश्चाताप भी एक सैंक्शन है। सैंक्शन है, सजा होती है पश्चाताप। ठीक है जी। परंतु ऑस्टिन के अनुसार पश्चाताप जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही बात, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पश्चाताप जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अगर आप हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो पश्चाताप को सबसे बड़ी सजा भी माना जाता है। किसी आदमी को पश्चाताप इतना हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है जी, डन। तो स्टेट छोड़ सकता है, अब इसको क्या सजा दे, ये तो अपने आप को ही सजा देगा। ठीक हो गया। वो देखे आपने वो ये खैर आप तो खैर नहीं होते, या फिर दूसरी स्टेट में देखने को मिले, वो खुद को जो चाबुक मारते हैं, फटाक फटाक फटाक। देखे नहीं देखे? वो खुद को मारते हैं। ना ना, मुहर्रम नहीं, मुहर्रम नहीं, ये हिंदूज में होता है। एक बंदा होता है, वो अपने आप को, वो साइड में दो तीन बंदे होते हैं, एक के पास ढोलक टाइप होता है, एक के पास मंजीरा होता है, ठीक है जी, और एक के पास होता है चाबुक, और वो घुमा के मारता है। ठीक है, पुरानी मूवीज में भी दिखाते थे खैर ये। खैर मैंने प्रैक्टिकली अपने स्टेट में तो देखा नहीं, दूसरे स्टेट में हो सकता है देखा हो तो पता नहीं। मैंने तो देखा नहीं, अपनी स्टेट में मैंने नहीं देखा। ठीक है जी। वो क्या होता है, पता है वो क्या कंसेप्ट होता है? हाँ, उसको पैसे दो आप, और वो आपके बदले का पश्चाताप करेगा। ठीक है जी, पता है कैसे करेगा? आप उसको पैसे दोगे, ठीक है, और उसको बोलोगे ले पकड़ मेरे कोड़े मारे, मैंने पश्चाताप करना है, मैंने फलाना फलाना जो पाप किया है। वो अपने मार के थोड़ी ना पश्चाताप करेगा। ठीक है ना? आप हाँ उसको पैसे जरूर दोगे, वो बिना पैसे लिए आपको नहीं मारेगा, बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएगा आपको, वो अपने को मारेगा। ठीक है, चलो, डन हो गया। ऐसे ही पेज के बीच में लिख लो अकॉर्डिंग टू सालमन। सालमन के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इसमें चार तीर निकाल लो। ठीक है जी, सिंपल लिख लो। पहले तीर के नीचे मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू एडमिनिस्ट्रेट द जस्टिस। इसमें लिखो कोर्ट्स वर्डिक्ट, कोर्ट्स वर्डिक्ट हैज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है जी। थर्ड पे लिखो जरा, कमांड्स आर नॉट ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, कमांड ही सब कुछ नहीं है सालमन के अकॉर्डिंग। यानी और भी चीजें हैं, कमांड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू सालमन। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से देखो, जो पुराने बच्चे हैं इतना तो माइंडसेट इवॉल्व हो चुका है।
कमांड के अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है, शाबाश। ठीक है, जरा तीर निकालो नीचे। कितने? 4 तीर निकालो। पहले तीर के नीचे लिखो कस्टम, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस। सिर्फ कमांड कमांड थोड़ी ना होती, ये भी तो होता है। और लेट्स से जिस सोसाइटी के लिए लॉ बन रहे हैं वो सोसाइटी ही इतनी जबरदस्त लॉ अबाइडिंग है, आपको कमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप लॉ के अंदर चलते हैं। स्वीडन। और कब यकीन नहीं करोगे, जब कोरोना आया था तो उस कोरोना में लोगों के हालात देखे, जैसे नेशंस इंटरनेशनल लेवल पर जो बर्ताव कर रहे थे, उससे तो ये पता चला कि भाई साहब सबसे ज्यादा मतलब लॉ ब्रीच करने वाले लोग अमेरिकी अमेरिकी लोग हैं। उन्होंने अपने देश की नहीं सुनी। उनके प्राइम मिनिस्टर उस समय उसमें ट्रम्प, हाँ उस समय ट्रम्प का ही शासनकाल था। ट्रम्प ने बोला ठीक है जी भाई तुम घर में रहो, कुछ नहीं, ठीक है ना। उनको एक बीमारी है अमेरिकी लोगों को, वो राइफल रखते हैं अपने पास। अब वो राइफल निकाली उन्होंने अपने उसमें टर्मिनेटर की तरह मोटरसाइकिल में लगाई और वो निकल के झुंड बना के, ठीक है जी, एक स्टेट क्रॉस हुआ, सारे के सारे अगले स्टेट में जाकर मर गए। पहली वेव के अंदर, पहली पहली वेव, दूसरी वेव के अंदर मैं आपको बताऊं, दूसरी वेव के अंदर इन वन शॉट में जैसे होता ना भी, क्योंकि सरकारें छुपाने लगी थी, 10-10 लाख ग्रेव्स, और एक ग्रेव के अंदर कई कई ताबूत, पूरा घर का घर खत्म। क्यों? लोग मारना नहीं, उनको लगा कि बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे हमको ठीक हो गया। मतलब जहालत इतनी है कि सामने वाले की समझ नहीं है वो क्या कह रहा है। ठीक है, पर हमारा देश बच गया भाई। पहली वेव बिल्कुल सेफ निकल गए, और पहली वेव में जो नुकसान हुआ मतलब वो तो अकल्पनीय नुकसान हुआ है देशों को। दूसरी वेव तक तो थोड़ा थोड़ा संभल गए थे, लेकिन दूसरी में भी नुकसान हुआ, हमको तीसरी वेव में आके नुकसान हुआ। ठीक है ना। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो मिसाल है, वो तो न्यूज भी आई थी, ठीक है ना। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस दिशा की तरफ एक गांव है, इस दिशा की तरफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें एक साथ 44 लोगों की चिता एक साथ एक दिन जड़ी। न्यूज में आई थी। डन हो गया, सिंपल। तो सिर्फ कमांड कमांड थोड़ी ना होती है, लोग प्यार से मान जाए तो कमांड करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। लास्ट जो तीर है इसके नीचे लिखो कोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। बस खत्म हो गया है सब। ठीक हो गया, सिंपल। आपने ये जो कंसेप्ट किया है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सालमन, हॉलैंड के बाद ऑस्टिन। ऑस्टिन, अब जब आप इस कंसेप्ट के अंदर ऑस्टिन को सुनोगे या फिर ऑस्टिन का जिक्र होगा तो उसको क्रिटिसाइज करने की जैसी आवाज आएगी आप, कि ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले सालमन, उसके बाद हॉलैंड, नंबर 3 ऑस्टिन। ठीक हो गया, सही। कितने प्रकार के लॉज बताए? ठीक हो गया, डन, सिंपल है। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट सोर्सेज ऑफ लॉ, इसको भी फटाफट निपटाते हैं। हेडिंग बना लो, हेडिंग सिंपल। मैं कोई डेफिनेशन लिखवा रहा कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं, कब होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं लिखवा रहा। ना पूछी जाती है, ना हम लिखते हैं, ना हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, सिंपल 1 2 3 करके आ जाओ। नंबर 1 बताओ जरा, हमारे देश में लॉ का सोर्स क्या है या कौन है? शाबाश। मैं ये नहीं पूछ रहा कि लॉ कौन बनाता है,
ये पूछ रहा हूं कि हमारे देश में लोग कैसे बन पाता है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि लॉ कैसे बनाना है, लॉ कैसे डेवलप होगा। अच्छा लॉ बनाना है तो डीपीएसपी इनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं करेगा, ठीक है जी। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनका भी उसके अंदर जिक्र आएगा, ठीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लॉ ऐसा बनाना होता है। ये लिटरली ये बीएनएस में पढ़ोगे आप कि लॉ ऐसा बनाना पड़ेगा, ये जजमेंट में लिखा है, मेरे वर्ड्स नहीं है। लॉ ऐसा बनाना है कि उस देश, जिस देश के लिए लॉ बन रहा है, उस देश के लोग खसी ना हो जाए, डरपोक ना हो जाए। ये जजमेंट बोल रही है बीएनएस के अंदर, आईपीसी, ठीक है जी। ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे। लॉ ऐसा अगर बनाना है कि भाई तू निकाल, मार दे सामने वाले को, लॉ बनेगा ऐसा, पूरा क्रिमिनल लॉ ऐसा है। सिंपल। चलो आओ, पहला कौन सा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर टू, स्टैट्यूट। ठीक है ना। स्टैट्यूट क्या होता है, लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेशन। ठीक है जी। नंबर थ्री लिखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या सारा का सारा लॉ पार्लियामेंट और विधायिकाओं में ही बनता है, या इन दो के अलावा भी कहीं है लॉ बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कहाँ? यस, शाबाश, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। अब पार्लियामेंट ने कई बार क्या है, क्योंकि लॉ सरकमस्टांशियली बनाना पड़ सकता है। लेट्स से रोहतक में आज हालत खराब हो गई है, इमरजेंसी आज लगानी है, ठीक है। अब क्या है, अरे जल्दी से कॉल करो पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट अगर मान लो वो कोई सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, तो फटाफट क्या है, जो राष्ट्रपति साहब है वो बुलाएंगे, वो अध्यादेश देंगे, अगर नहीं आएंगे बंदे, ठीक है जी, अध्यादेश देंगे, उसमें समय लग जाएगा, इतने तो रोहतक में मामला खत्म ही हो जाएगा, है ना। रोहतक की, है ना, 100 कोत की और एक रोत की, है ना, हालत बहुत खराब हो जाए। तो फिर क्या है, पार्लियामेंट ने, या फिर अगर मैं कहूँ हमारी जो विधायिका है, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव को भी पावर दे दी है, एमसी रोहतक को भी पावर दे दी है, जो एसडीएम यहाँ पर बैठा है, आईजी कोर्ट यहाँ पर है, एसपी यहाँ पर है, कमिश्नरी कोर्ट यहाँ पे है, ठीक है जी, उनको पावर दे दी है। अगर जरूरत पड़ती है तो फटाफट लॉ बनाओ और उसको एनफोर्स कराओ। वो फटाफट से रेगुलेशन निकालेगा कि भाई इन एरिया में धारा 144, या अगर बीएनएसएस की बात करोगे धारा 163 लगा दी है, ठीक है ना। इनके ये जो लगी है सिचुएशन, इसके अंदर ये काम अलाउड है, ये काम अलाउड नहीं। डन, सिंपल, सही। चलो, समझ में आ गया। ये लिख लो जरा, लेजिस्लेशन कुछ एक लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को दे देता है। बीएनएसएस में पूरा एक पोर्शन है जो एग्जीक्यूटिव को ही डेडिकेटेड है, कई सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस? हाँ, सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, यस, होता है। उसको जुडिशियल काम भी दे रखा है, कमाल, तो कमाल की बात है। सर्टेन जो ऑफेंसेस हैं, सर्टेन जो एक्ट सीरियस है, उनके लिए वो कोर्ट भी है, ठीक है ना। चलो, नंबर फोर, ये लो, एग्जीक्यूटिव को तो आ ही गई है, तो अब लिखो नेक्स्ट नंबर, एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव वैसे होती क्या है? हाँ 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 हाँ, पार्लियामेंट, हाँ ठीक है। और जजेस, अगर लेट से किसी जज को इम्पीच करना है, कौन करेगा?
जस्टिस भी इम्पीच होता है। इम्पीचमेंट के थ्रू ही उसको जो है हटाया जा सकता है, सिर्फ ओनली एक ही रास्ता है। आर्टिकल 125 से सिर्फ इम्पीचमेंट के जरिए ही आप जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटा सकते हो, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। उसके खिलाफ महाभियोग चलाओगे आप। कहने का मतलब, अगर इम्पीच करना है किसी जज को, ठीक है ना, ये कौन करेगा? कार्यकारिणी करेगी। ठीक है ना, उस समय पार्लियामेंट एक एग्जीक्यूटिव के जैसे काम करेगी। क्योंकि जस्टिस को यदि हटाना है, जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में जज है, मैं चीफ जस्टिस नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस कह रहा हूँ, हाउएवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होगा क्या, कि जस्टिस ने फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दिया है जी। ठीक है जी, डन। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया है बिल्कुल ये। सही। तो बिल पेश होगा, वो बिल जिस हाउस में पेश हुआ उसमें पास होगा, फिर सेकंड हाउस में पास होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इम्पीचमेंट पास कर देंगे उसके खिलाफ। जैसे इम्पीचमेंट पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है जो डेट है इम्पीचमेंट का ऑर्डर पास होने की, ठीक है जी, ये रेजोल्यूशन जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे उस दिन से टाटा बाय बाय मान लिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जजिस को हटाया जा सकता है, मैं जस्टिस की बात नहीं कर रहा। हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कौन करेगा? कार्यकारिणी ही करेगी, एग्जीक्यूटिव ही करेगी। ठीक है ना। ये भी कैसे होगा? ये लॉ बना के होगा। अपॉइंटमेंट लॉ बना के होती है जब जजेस की, तो उनको हटाने का काम भी लॉ बना कर होगा। डन। लिखो जरा एग्जांपल, या फिर सिंपल लिख लो, एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यकारिणी के फैसले भी कई बार लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन में या फिर लॉ होते हैं, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, impeachment of judges। 124 के 4 या 5 में ऐसा लिखा है, 125 में तो सैलरी। ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल लिखो इसका, प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। प्रोमुलगेशन, PROMULGATION, प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का प्रोमुलगेट, उनको प्रोमुलगेट करना। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो नंबर 5, सोर्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वैसे होता क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशासन, यस। क्या प्रशासन फैसले देता है? सोचो, प्रशासन फैसले करता है? फैसले करता है, बिल्कुल करता है, करता है, करता है। लेट्स से हमारी गुड़िया का टैक्स का मामला हो गया, ठीक है ना, बड़ा मोटा टैक्स था, वो रोक लिया। अब कौन, कहाँ जाओगे? कोर्ट, या फिर रेवेन्यू कोर्ट, या फिर टैक्स ट्राइब्यूनल। ठीक है ना, टैक्स वाले उसमें, टैक्स का ऑफिस, टैक्स के ऑफिस में जाओगे। ठीक है जी, प्रशासन का ही काम है। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से छोटा मोटा कोई कांड कर दिया, ठीक है जी, ठीक है ना, कच्ची बेल, कच्ची बेल कहाँ से लोगे? थाने से या कोर्ट जाओगे? कच्ची बेल, ध्यान रखना, कच्ची बेल हमेशा थाने से मिलेगी। वैसे थाने से बेल मिलती है, हाँ मिलती है। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है पुलिस में कि वो तो जज से भी ऊपर है? कहाँ से आता है? इसीलिए आता है क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दे रखी होती है। ठीक है ना। हाँ, बस ये थोड़ा पढ़ाने में पढ़ाने के समय ना ये टीचर्स जो है ना अवॉइड कर देते हैं इस चीज को। बच्चे सीआरपीसी पढ़ने के, किसी टीचर से पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस के अंदर लिखा है। ठीक है ना।
कोई बात नहीं, डन हो गया, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल में लिखो प्रशासन के फैसले भी लॉ होते हैं। क्यों? प्रशासन का ही काम है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, उसको लागू करना। प्रशासन के फैसले भी लॉ होते हैं। क्योंकि लॉ तो बना दिया लेजिस्लेशन ने, अब उसको इनेक्ट कौन करवा रहा है? पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब वो लागू कौन करवा रहा है उस लॉ को? प्रशासन ही तो करवा रहा है। कैसे लागू कराना है ये भी तो फैसला करना पड़ेगा, हाँ कि ना? कैसे फैसला करवाने, कैसे लागू करवाने का फैसला भी एक लॉ है। इसी कारण से जब हम आर्टिकल 13 उठाते हैं तो लॉ के अंदर ही इंक्लूड कर रखे हैं ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, प्रोविजंस, इनेक्टमेंट, रूल्स, ऑर्डर्स, सब कुछ लॉ की डेफिनेशन के अंदर डाल रखे हैं। ठीक हो गया? चलो नंबर 6, जुडिशरी। इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्या करोगे? हाँ, सोर्स ऑफ लॉ है क्या? जूरिस्प्रूडेंस समझने के बाद तो हम कह सकते हैं, स्कूल समझने के बाद तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना? ये जो जज मेड लॉ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से स्कूल में रखता है? रियलिस्टिक, ठीक है। उसके अलावा बट ध्यान रखना, स्कूल पूछा है मैंने, थ्योरी नहीं पूछी। सोशोलॉजिकल, ठीक है ना? रियलिस्टिक थ्योरी एक थ्योरी थी जिसको बाद में प्रैक्टिस कर करके उसको स्कूल के जैसा दर्जा मिल गया, बट ध्यान रखना स्कूल नहीं है ये। चलो लास्ट, ना लास्ट नहीं, नंबर 7, प्रेसिडेंट्स। PRECEDENTS, प्रेसिडेंट्स। क्या होते हैं प्रेसिडेंट्स? पुराने, यस, पुराने डिसीजंस, ठीक है ना? अगर एग्जैक्टली लिखना चाहते हो तो बंडल्स ऑफ डिसीजंस बाय द हायर कोर्ट्स। हाई कोर्ट का मान लें, हाई कोर्ट के पुराने डिसीजन मान लें प्रेसिडेंट, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल लोअर लेवल की तरफ से देख रहे हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है वो भी लॉज है। सुप्रीम कोर्ट के तो खैर पूरे देश के लिए है। बट ये ध्यान रखना, जो अपनी हाई कोर्ट है उसके जो डिसीजन प्रेसिडेंट सिर्फ हमारी स्टेट के लिए है, सिर्फ हमारी स्टेट पे बाइंडिंग है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन दिल्ली में बाइंड नहीं करेंगे, वहां के लिए प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन तो हर स्टेट हर सिटीजन के लिए बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट और नंबर 8, कॉमन लॉ। ये कॉमन लॉ क्या होता है, इसका भी जिक्र आया था। कॉमन लॉ क्या होता है? नहीं, वो तो कस्टम हो गया। कॉमन लॉ लिखो, हेडिंग में ही लिख लो, ये जो पॉइंट बना है तुम उसी के अंदर लिखो ताकि तुमको याद रहे। जजमेंट लॉ, नंबर 9, रिलीजियस एंड मोरल कोड्स, एंड मोरल कोड्स, CODES, कोड्स। खुद कोड कह रहा है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक हो गया? सही, समझ गए? हाँ, हिंदू पर्सन लॉज की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? हाँ, ड्यूटी की बात करता है हिंदू धर्म, ठीक है ना, अगर धर्म की डेफिनेशन को। लेकिन आप हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म में देखोगे तो वहां पर सिर्फ ले दे के एक ही किताब है बेसिकली, तो ठीक है ना, सोर्स एक ही है, उसी के अंदर ही लिखा हुआ लोग, ठीक है ना? डिफाइन कर दिया है बड़ी किताब ने कि एक मुसलमान कौन होता है, तो लिख दिया उसके अंदर, जो चार बीवी रखा रखनी पड़ेंगी क्या? जो चार नहीं रखेगा फिर डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, ठीक हो गया? सिंपल, डन। ऐसे ही क्रिश्चियंस के साथ है, जो पर्टिकुलर काम करता है पर्टिकुलर काम नहीं करता है। अगर उस धर्म में रहना है, अगर वो लो फॉलो करना है, सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली रिलीजियस, ठीक है ना? आपको किताबिया बनना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 10, लीगल कमेंट्रीज। शाबाश, लीगल कमेंट्रीज,
ठीक हो गया। जैसे फाउंडेशन में चल रहा है हिंदू लॉ, कमेंट्री का क्या नाम है? हिंदू लॉ की कमेंट्री, सबसे बढ़िया कमेंट्री किताब अथॉरिटी, पारस दीवान। ठीक है ना, ये तो स्कूल्स है, मिताक्षर और दयाभागा तो स्कूल्स है हिंदू लॉ की। कमेंट्री जो किताब होती है, जैसे पारस दीवान साहब ने लिखी हुई कमेंट्री, और देखो हमने सोर्स ऑफ लॉ बता दिया उसको। अगर जीवन में कभी हिंदू लॉ की पढ़ाई करो ना तो पारस दीवान जरूर पढ़ना। जिसने पारस दीवान से हिंदू लॉ की पढ़ाई करी है, वो तैयार किया है, वो मार नहीं खाएगा। मैंने खुद ने पारस दीवान की जो अथॉरिटी है, पारस दीवान के अंदर जो मेंशन है पॉइंट, ठीक है जी, एक जनरेशन के ऊपर जो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप है ना, उसके अंदर एक कंसेप्ट दे रखा है पारस दीवान के अंदर। मैं खुद जज साहब के सामने रखने वाला हूँ। पहले तो थोड़ा बहुत ही हो गया, अरे नहीं वकील साहब आप ये क्या बात कह रहे हो, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बेसिकली इशू क्या है, एक चाचा भतीजा है, वो गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फैक्ट क्या है, जो चाचा है वो तो है जी 12 साल का, जो भतीजा है वो है 24 साल का। हो सकता है ऐसे? है? क्यों नहीं हो सकता? क्या बात कर रहे हो सकता है ऐसे? कोई बड़ा गांव हो ना, उसमें मिलेगा। मेरा दादा है कि, ठीक है, जब वो 2 साल का था मैं पहली बार देखा हूँ, अभी 3-4 साल पहले, कोरोना के समय, क्योंकि गांव में आना जाना हो गया, क्योंकि उस समय काफी उठा पटक चली थी गांव के अंदर, तो जाना हो गया। तो क्योंकि गांव के अंदर एक परिवार ऐसा होता है जिसका रिश्ता बड़ा हो जाता है गांव में, ठीक है ना भाई, जो उनका जो दादा है, जो हमारे दादे परदादे हुए थे, वो उनके बहुत बाद में जाके पैदा हुआ, शादी के 20-30 साल के बाद पैदा हुआ, रिश्ता तो वही रहेगा। ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब सीधा सवाल ये उठेगा, अगर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लगाओगे तो भाई हुआ क्या है, वो दोनों गाड़ी में जा रहे थे, दोनों एक साथ मर गए, तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लगेगा। तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप में किसको बाद में मरा हुआ मानोगे? बेरट में क्या रूल लिखा है, जो उम्र में कम है, ठीक है ना, जो उम्र में कम है उसको आप मानोगे कि वो जो बड़ी उम्र है वो तो पहले मर गया, उसके बाद बच गया छोटी उम्र वाला, ताकि जब वो छोटी उम्र का बच्चा मर जाएगा तो सब कुछ जो हो उस छोटी उम्र के बच्चे के बच्चों को मिल जाए। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप तो यही बोलता है। किसको मानोगे बच्चों को? दादे को या चाचे को मानेंगे मरा हुआ? 28 साल 24 साल वाले को मरा हुआ नहीं मानेंगे, पहले पहले मानेंगे कि पहले चाचा खत्म हुआ। ये इंटरप्रिटेशन, ये जो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन पारस दीवान साहब कर रहे हैं। मैंने जैसे ही जज साहब के सामने पारस दीवान रखी, ठीक है जी, तो जज साहब, क्योंकि इसको चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज बिल्कुल, हमने तो कर दिया जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, सोर्स ऑफ लॉ है, पारस दीवान में एब्सोल्युटली लिखा है कि ये जो एज लिखा है सेक्शन के बेरट के अंदर, उसके अंदर जनरेशन इंक्लूडेड है। आपको एज के साथ साथ में जनरेशन भी देखनी पड़ेगी, अगर आप सर्वाइवलशिप के थ्रू अगर ये आपको लगाना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसे एक साथ जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सबके अंदर नहीं बढ़ सकती, तो क्या होगा, सर्वाइवरशिप का रूल लगाएंगे, उसके बाद एक बंदे को बांटेंगे। डन हो गया, सिंपल है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या लिखा है, लीगल कमिटीज लिखा है ना। चलो नंबर 11, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है सोर्स ऑफ लॉ। यूएनओ सोर्स ऑफ लॉ है क्या? बिल्कुल है। वहां से आदेश आ जाएगा कि कन्वेंशन में ये रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ये पूरा का पूरा साल जो है हम फलानी चीज को डेडिकेट कर रहे हैं। फलानी चीज को डेडिकेट करने का मतलब ये है कि आप अपने अपने कंसर्न देशों में जाइए और वहां पे इसके रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके फेवर में लॉज बनाइए। ठीक हो गया। मैं जो सुन रहा हूँ, ये जो अभी अभी जो लॉज आने वाले हैं, मैं जो सुन रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखो जैसे गाड़ियों की भी भीड़ हो गई है, ठीक है ना, एक घर के अंदर आदमी 4 है, गाड़ी 18 है, ठीक है ना, तो सीधा सिंपल रूल आने वाला है, क्या है, अपने घर में देखो भैया पार्किंग कितनी है, रोड के ऊपर खड़ी नहीं, जिसकी रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है जी, उसको उसकी पेनल्टी और फाइन और उसका जो टैक्स वगैरह वो स्लैब बढ़ेगा, ठीक है ना। गुड़गांव जैसे देशों, देश कह रहा हूँ, गुड़गांव जैसे शहरों में और यूपी के कई जो बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज हैं उनमें तो ये अप्लाई भी हो चुका है, ठीक है ना, गुड़गांव के अंदर
दोपहर का पानी आया, 4 बजे जो पानी आता है, ठुट्ठी खुली रह गई, ठीक है जी, घर वाले अंदर हैं, पानी बह के बाहर रोड पे आ गया, एसडीएम साहब आएंगे, चालान काट देंगे। गुड़गांव में तो चालान कटते हैं। कूड़ा अगर घर के बाहर पड़ा हुआ है, घर का, चालान कट जाएगा। डन। रेजोल्यूशन क्या पास हुआ है? रेजोल्यूशन पास हुआ है कि भाई आपको इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है जी। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। सुन रहे हो? ये यूएनओ से आया है कि गीले कूड़े को अलग करो, ठीक है ना, उसको हम कंपोस्ट बना लेंगे। सूखा और प्लास्टिक वाला जो कूड़ा है उसको अलग करो, उसको आपको डिजोल्व करना होगा। अब प्लास्टिक कहाँ डिजोल्व करेंगे? एक काम की चीज और एक बढ़िया चीज और बताता हूँ। ये देख रहे हो दिल्ली में कूड़े के पहाड़, ये बहुत स्पीड से नीचे जा रहे हैं। पूरा का पूरा एक कई मतलब 40-50 एकड़ का एरिया जो है वो तो यमुना फ्रंट का पार्क बन चुका है वहां पे। बड़ा खूबसूरत है, उसको बैम्बू पार्क बोलने लगे लोग, लोग जाने लगे हैं उसमें। तकरीबन 2-3 किलोमीटर का उसके ऊपर वो ट्रैक बना रखा है, इतना बड़ा एरिया, यमुना नदी के किनारे कूड़े का पहाड़ बना हुआ था। गीला कूड़ा चलो ठीक है, आपने खाद बना दिया, वो तो खेतों में चला जाएगा। ये प्लास्टिक कहाँ जाएगा? प्लास्टिक रिसाइकल, उसकी बेसिकली ध्यान रखना, बेसिक एक लिमिट होती है, ठीक है ना, रिसाइकल करने की भी लिमिट होती है। हिंदुस्तान की सड़कें जो बन रही हैं, तारकोल के साथ इसको मिक्स करके प्लास्टिक को, ठीक है जी, तब सड़कें बिछाई जा रही हैं, ठीक है ना। अगर कोई विदेश में जाता है 40 डिग्री टेम्परेचर पे, तो सड़कें पिघल जाती हैं यूरोप में। अभी रिसेंटली आ रही थी, क्योंकि जो पिछला साल गया है, ये जो गर्मियां गई हैं, ये सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर कितनी ही जो नदियां हैं जो 12 महीने बहती रहती थी, वो अब सूख गई हैं, वो एक्सट्रीम बन जाती है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। 37 डिग्री टेम्परेचर में तो तड़पने लग जाता है वो जलपरियां जो है ना, वो यूरोपियन पॉपुलेशन वो तड़पने लग जाती है। जैसे गर्मियों में नहीं होते बाहर के वो स्प्रे मारते होते हैं, उनको स्प्रे मार के ठंडा करना पड़ता है। डन हो गया। तो क्या है, सड़कें भी पिघल गई, ठीक है जी, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पिघली, वहां पर बहुत फ्रेजाइल चीजें मिलती हैं बेसिकली, वो क्वालिटी में बहुत बढ़िया होती है लेकिन बहुत फ्रेजाइल होती है। अब जैसे टेस्ला कंपनी यहाँ पे आई थी, टेस्ला यहाँ पे आके फेल हो गई, स्पीड ब्रेकर पे ही नहीं क्रॉस कर पा रही बेचारी, ठीक है। हमको तो अपने इस इन्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां बनानी पड़ेगी या लॉज बनाने पड़ेंगे। डन हो गया। हाँ, इसमें मदद जो है वो यूएनओ करता है। कैसे मदद करेगा? यूएनओ का रिजोल्यूशन आ गया भाई, हमको तो लॉ बनाना पड़ेगा, वरना इस देश में तो ऐसे जाहिर लोग रहते हैं, तो क्या पता किस चीज के लिए आंदोलन कर देंगे। नहीं, माई माई प्लास्टिक माई राइट, कुछ बोलने लग जाए, क्या पता। ठीक है ना, चलो आगे लिखो जरा। लास्ट, ट्रीटीज नंबर 12, संधियां। दो देशों के बीच में संधियां हो गई, जो जो भी लो है जो उस संधि के फेवर में है वही बनेगा। सिंपल है, सभी सोर्सेज हैं, आगे आ जाओ। जुडिशियल प्रेसिडेंट की हेडिंग बना लो। हम डिफाइन करने में समय बर्बाद नहीं कर रहे, सिंपल, नीचे एक सब हेडिंग बनाओ, एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अच्छा जरा सोचो, जजमेंट, जजमेंट का तो पता है ना लगभग लगभग, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात नहीं कह रहा, ठीक है ना। जजमेंट लिखी जाती है ना। क्यों लिखता है जज? वो प्रोनाउंस बोल भी तो सकता है, लिखता क्यों है वो? फेयर जस्टिस का जो प्रिंसिपल है या फिर डॉक्ट्राइन है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है, या कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस का समझ लो आप। यस। क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? लैटिन में रेशियो डिसिडेंडी, ठीक हो गया। इसी कारण से लिखता है। लिखने का मतलब होता है कि देखो, मैंने फैसला किया है कि मैं इस अपराधी को छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा, ये मेरा रीजन है। इंटेंशन है एलिमेंट इस ऑफेंस में, इंटेंशन इसकी मिली नहीं, ठीक है जी। दूसरा, इसकी एज आ गई। तीसरा जो है ये अकेला है, जो
पांचवा जो भी रीजन है वो बनाएगा और जस्टिफाई करेगा। यस अगर बोला है उसने तो यस को जस्टिफाई करेगा, नो बोला है तो नो को जस्टिफाई करेगा। ठीक हो गया? सही, ये पता लग गया। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि जजमेंट फेयर ना हो? चैलेंज करना तो प्रोसीजर है, ठीक है ना? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जिस किसी भी जो कोई भी जजमेंट चैलेंज होगी तो जो अपर कोर्ट है वो उसको बदल ही देगी, उस जजमेंट को सेट असाइड कर देगी, हटा देगी, ऐसा नहीं। ठीक है ना? अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया। मैं फिर पूछता हूँ, और तुमको एक रेशो डिसिडेंडी का मैंने प्रिंसिपल ही बता दिया है। सोचो, थोड़ा सा वकीलों वाला दिमाग अप्लाई करो। क्या ऐसा हो सकता है कि जजमेंट फेयर नहीं है? ऐसा कभी क्यों? उसको रीजन लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन नहीं है, हालांकि जज फ्री है अपने मन के अकॉर्डिंग काम करे, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है, मैं आज इसकी बेल नहीं, मैं इसको आज बेल नहीं दूंगा, ठीक है ना? सिंपल। लेकिन मेरे पास जस्टिफाई करने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। रेशो डिसिडेंडी नहीं है, ये जजमेंट नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, सबसे फ्रेजाइल सिस्टम होता है जज साहब का, बड़ा डर होता है, बार बार सस्पेंशन नहीं होता। एक बार सस्पेंशन मिल गया तो मतलब यूं है कि बहुत अच्छी किस्मत है, वरना सीधा टर्मिनेट कर देते हैं जजेस को। ठीक हो गया? मुझे आज भी याद आ रहा है, एमपी हाई कोर्ट में एक प्रोसीडिंग्स, एक वो प्रोसीडिंग देख रहा था मैं, वो ये अखबार में भी आई थी। एक डायरेक्ट एडीजे साहिबा भर्ती हुई थी, ठीक है जी, अपनी जजमेंट में लिखती हैं, मन वाली बात बता रहा हूँ, अपनी जजमेंट में अपनी जजमेंट में लिखती हैं ही इज लायबल फॉर मर्डर। ठीक है? क्या लिखा है जजमेंट में? लायबल फॉर मर्डर। मान लिया, चार्ज इज प्रूव्ड अगेंस्ट दी ऑफेंस ऑफ मर्डर, लेकिन मेम साहब उसको सजा देती है 10 साल की, 14 साल की, मर्डर में, एडीजे ने। मेरे हिसाब से पहली या दूसरी जजमेंट करी होगी। ठीक है जी, सीधा ऊपर से ऑर्डर आ दिया, आ गया। ठीक है ना, यही एग्जीक्यूटिव का, जाओ टाटा बाय बाय। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करी, ठीक हो गया? हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हमारी सद्भावनाएं आपके साथ हैं, हम सांत्वना देना चाहते हो आपको, ठीक है ना, लेकिन जहां तक जॉब का सवाल है तो नहीं, आपको जॉब वापस नहीं मिलेगी, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए। किस्मत होगी अगर कोई जज है जो सस्पेंड हो गया है, वरना, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की जॉब है, ठीक है ना, लेट से पूरी पब्लिक को पता चल जाएगी ये करप्ट है, लोग कह के, ये सुविधा होती है लोगों के पास, उस जज के पास मत भेजो जी। लेट से किसी स्टेशन के ऊपर ऐसा जज बैठा हुआ है, लेट से रोहतक जैसा स्टेशन है, यहाँ पर 17 जज हैं, 17 जज में से एक जज ऐसा है जिसके खिलाफ लगातार ही आती है शिकायत के भी, लोग जाते हैं इसके पास केस रखते हैं और इसकी कोर्ट से निकलवा ले जाते हैं। क्या होगा? सरकार क्यों रेवेन्यू जनरेट, क्यों उसके ऊपर रेवेन्यू फूकेगी अपना? जुडिशरी वैसे ही रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। ठीक हो गया? ये सरकार की तरफ से चैरिटी होती है कि समाज को जजेस दे रखे हैं सरकार ने, सरकार पैसा कमा के, सॉरी जजेस जो है पैसा कमा के सरकार या स्टेट को नहीं देते हैं, लेकिन सैलरी बड़ी बड़ी होती है। डन हो गया? सिंपल। लिखो नंबर 1 एडवांटेजेस में, प्रोवाइड्स जस्टिस एंड फेयरनेस। सब कुछ लिखा होता है, अगर इस प्रकार का काम कर दिया तो कोई बात नहीं, ये कोर्ट नहीं करेगी, हायर कर देगी, लेकिन फेयर और जस्टिफाइड तो करना पड़ेगा, वरना जस्टिस नहीं होगा। क्यों? इट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक हो गया? चलो नंबर 2, इनेबल्स द जजेस टू डेवलप एंड अपडेट द लॉज। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो लॉ लिखा हो उसकी बात कह रहा हूं मैं, ठीक है ना? सिंपल। कभी सोचो कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहाँ लॉ बनते हैं।
हाँ, लॉ की वाइडर सेंस के अंदर जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर प्रोवाइड कराई गई उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, ये बात पक्की, जिस बच्चे ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है ना उसके बाद वो लॉ पढ़ता है, क्या समझ में आता है उसको, मतलब उसका चश्मा अलग ही होता है। चलो, नंबर 3, जज जज मेड लॉज उन पोर्शन पर भी टच करता है जिस पर लेजिस्लेशन चुप है। तो इसमें ज्यादा फेयरनेस है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, डिसएडवांटेज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसी की जुडिशियल प्रेसिडेंट, नुकसान भी इसका। नंबर 1 लिखो, डिफरेंट जजेस डिफरेंट व्यूज। एक ही पॉइंट के ऊपर एक जज किसी अपराधी को एक्विट कर सकता है, एक ही पॉइंट के ऊपर एक जज, डिफरेंट जजेस डिफरेंट व्यूज। उसी पॉइंट के ऊपर दूसरा जज उसको कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है अगर ऑफेंस ऐसा है। नंबर 2, नॉट फाइनल, सबसे बड़ी समस्या, अंटिल अपील्स स्लैश SLP स्लैश रिट्स एसेट्रा इफ एनी कॉमा फाइनल ना हो जाए, तब तक जस्टिस नहीं हुआ है। हम जस्टिस हुआ है ऐसा नहीं मान सकते। ठीक हो गया। नंबर 3, लिखो, लॉन्ग प्रोसेस टू क्रिएट स्लैश मेक लॉज, स्लैश मेक लॉज, जजेस द्वारा जो लॉ बनेगा उसमें बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। और भारत जैसे देश में जिसमें 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इट यूज टू बी द टाइम व्हेन द नंबर ऑफ द केसेस वर 4 करोड़ 70 लाख। तो कोरोना के समय की बात कर रहे थे, कोरोना से पहले की। अब तो ठीक है ना, इसमें भी रिफाइन की जरूरत है ना। गर्मियों की छुट्टी छट्टी सब बंद होने वाली है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन ओवर प्रेसिडेंट। लेजिस्लेशन की एडवांटेजेस ज्यादा बता रहे हैं, और किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर बता रहे हैं। लिखो, अ प्रोगेटिव पावर, PROGATIVE, प्रोगेटिव पावर, ठीक है ना। लेट से कोई लोग ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर वो यूजलेस ज्यादा हो गया है, अगर आप वाया कोर्ट जाओगे, वाया प्रेसिडेंट जाओगे, तो भैया केस SLP रिट जो कुछ भी करना है वो डालोगे, ठीक है जी। उसका फैसला आएगा, उसका फैसला आएगा तो उस फैसले के अंदर सजेशन आएगा कि भाई पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट साहब बोलेंगे, ठीक है जी। फिर उस सलाह के ऊपर एक दिन सेशन बैठेगा पार्लियामेंट का, ठीक है जी। उसके ऊपर फैसला, फिर बहस, फिर नॉन बहस, फिर फेवर में बहस, फिर अगेंस्ट में बहस, ये काम चलेगा, लंबा प्रोसेस है। ये काम लेजिस्लेशन ज्यादा जल्दी कर देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल करके लिखो, रेपुडिएशन स्लैश रिमूवल, हाँ जी, लिखा होता है ना, रिपेल हो गया है ये लो, सिंपल सेक्शन की हेडिंग लिख के और नीचे रिपेल लिख देते हैं, डैश रिमूवल, ठीक है ना, फटाफट हो जाता है काम। नंबर 2 लिखो, एफिशिएंसी, हाँ जी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंट है लेजिस्लेशन,
ठीक है ना। उन कंसेप्ट का क्या करोगे जिनके लिए कोई केस आया ही नहीं कोर्ट में, उनका क्या करेंगे? उनके लिए लॉ बनने का काम लेजिस्लेशन करेगा। नंबर 3, डिक्लेरेशन। जजेस ने जो लॉ बनाया है वो डिक्लेयर नहीं होगा। लेजिस्लेशन जो लॉ बनाया है वो मैंडेटरली डिक्लेयर होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट में आएगा, थ्रू नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, है ना। जैसे ये देखो, ये लॉ पार्लियामेंट ने बना रखा है, ये डिक्लेयर हुआ है। ये अपनी मर्जी से किसी ने वो थोड़ी ना प्रिंट प्रिंट थोड़ी ना निकाले होंगे। ये युग का यूं ऑफिशियल गजट के अंदर प्रिंटेड होकर आया होगा, ठीक है ना। वो युग का यूं वहां से उठा रखा है। ठीक हो गया। चलो नंबर 4, प्रोविजन फॉर फ्यूचर केसेस। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ऐसे फ्यूचर केसेस कम आए या ऐसे फ्यूचर केसेस बने ही ना, तो लेजिस्लेशन लॉ क्रिएट करते समय ही एक व्यवस्था कर देगा उस लॉ के अंदर, है ना। चलो नंबर 5, सुपीरियर इन्फॉर्म। नंबर 6, कोडिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन, ऑफ लेजिस्लेशन, है ना। क्या होते हैं कोड्स? कोड्स और एक्ट में क्या फर्क होता है? जुडिशियल इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, मेरे से पूछा था ये सवाल। मिस्टर कैंडिडेट, what are the difference between a code and an act? एक्ट का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोड का मतलब जो पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ है वो किस कोड में जाके सिर्फ कोडिफिकेशन पाएगा। ये जो एक्ट बना है, ये किसी बेर एक्ट में जाके, किसी सर्टेन बेर एक्ट में जाके नेक्स्ट नंबर ऑफ सेक्शन बन जाएगा ये। या फिर जैसे कि सेक्शन ऑलरेडी था, सेक्शन पास था ऑलरेडी, तो अब ये जो नया एक्ट पास हुआ है ये सेक्शन 5A बन जाएगा। सिर्फ कोडिफिकेशन, सिर्फ कोड देना, नंबर देना उसको। जैसे हिंदू कोड्स। ठीक हो गया, सिंपल है। बाकी डिटेल में फिर कभी करेंगे। चलो लास्ट पॉइंट करो। ये सिर्फ ये पॉइंट समझा रहा हूँ, कोडिफिकेशन यानी नंबर देना है, ये ऐसे बेर एक्ट बनना, ये सिर्फ लेजिस्लेशन जो लॉ बनाएगा उसका होता है। जुडिशरी जो लॉ बनाती है उसका कोडिफिकेशन नहीं होता, उसका कोडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये सर्टेन है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लास्ट लिखो नंबर 7, यूनिफॉर्मिटी। बस यूनिफॉर्मिटी लिखो। सिंपल, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक, इक्विटी। ठीक है जी, इक्विटी एज ए सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ध्यान रखो, इक्विटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी डेफिनेशन आप कहीं पर भी नहीं देखोगे, क्योंकि इक्विटी को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विटी सेंटीमेंट से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे लॉ बना दिया, इसके लिए लॉ बनाना इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि आप इसको लिख नहीं सकते, इसको कोडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सवाल आ जाता है, क्या ये सोर्स ऑफ लॉ हो सकती है? हमने एक पॉइंट में कर लिया, लॉ की डेफिनेशन में डाल चुके हैं, उसमें कर चुके हैं सालमन के अकॉर्डिंग, है ना, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ठीक है ना। एक तो ये ध्यान रखना, इक्विटी की डेफिनेशन नहीं होती, कोई आपको टीचर बोल रहा है कि इक्विटी की डेफिनेशन होती है तो वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसको मेहनत करनी चाहिए। सही, यू कैन नॉट डिफाइन इट। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, लेट्स से घर में चोरी हो गई है।
ठीक हो गया। क्या चोरी एक अपराध है? बिल्कुल है। उसकी सजा लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? टीवी चोरी हो गया, फर्नीचर चोरी हो गया, और क्या बताओ, और क्या चोरी हुआ? हाँ, ज्वेलरी चोरी होगी। ठीक हो गया। एक खास चीज और चोरी हुई है। मंदिर के अंदर दादी सती के कंगन रखे हुए थे। या फिर जैसे कि कोई एक बहुत अ, वो है, कोई बहुत ही पावरफुल कोई वंश है, ठीक है ना, उनके वंश का पत्थर है, रत्न जिसको बोलते हैं, वंश का रत्न बोलते हैं। जब से वो रत्न उनके परिवार में आया है, वो परिवार उन्नति ही उन्नति कर रहा है, उनके लिए वो रत्न जो है सब कुछ है। मंदिर में रखा हुआ था। ठीक है जी। वो चोरी हो गया। दादी सती के कंगन जब से मंदिर के अंदर रखे हुए हैं भाई, बहुत बरकत है घर में। हाँ क्या? ठीक है जी, वो चोरी हो गई। ठीक है, सर्टेन कीमत है उस रत्न या फिर उन कंगन की। अगर आप मार्केट में देखोगे, बीइंग गोल्ड या फिर बीइंग जो भी वो पत्थर है, या जो भी क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये जो कीमती पत्थर होते हैं डायमंड टाइप, ये क्या बोलते हैं इनको? हाँ, प्रीशियस स्टोन्स बोलते हैं बेसिकली। डन हो गया, सिंपल। लेट से 1 करोड़ का है वो नीलम हीरा है, लेट से आपके वंश का पत्थर है वो। ठीक है जी। डन। 1 करोड़ वो हीरा चोरी हो गया। आपको वही हीरा चाहिए, या फिर आपको उसको सजा दिला के थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, या फिर बदले में 1 करोड़ रुपया आप ले लें? वही हीरा चाहिए। अब ये कौन सा बेरखला है जिसमें लिखा हो कि भाई इतने किलो सेंटीमेंट हर्ट हो गए तो इतना ब्याज लग जाएगा, इतने फाइन, इतनी पेनल्टी, इतनी सजा हो जाएगी? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्विटी आ गई है। गुड कंसाइंस से ही इसका फैसला हो सकता है, अदरवाइज इसका फैसला नहीं हो सकता। डन हो गया। बराबर चोरियां होती हैं, मेटीरियलिस्टिक चीजों की भी चोरी होती है और सेंटिमेंटल चीजों की भी चोरियां हो जाती हैं। सही हो गया। लेट्स से एक म्यूजिशियन ने बहुत मेहनत करके एक म्यूजिक नोट या फिर एक ट्यून बनाई, धुन बनाई है, वो चोरी हो गई। कोई बात नहीं, एक सीडी के बदले के पैसे ले लेगा वो, क्या लगता है ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है ये। बट अगेन, चोरी होगी क्या? मेटीरियलिस्टिक चीज नहीं है ये, इंटेलेक्चुअल चीज है। सिंपल हो गया। डन। सही। अगर उस चीज के साथ आपके इमोशंस भी जुड़े हैं तो नहीं, आप कोई किताब नहीं लिख सकते, आप एक अक्षर नहीं लिख सकते इक्विटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। तो फिर इसके फैसले कैसे होते हैं? फैसले सरकमस्टांशियली होते हैं इसके। ठीक है ना? सही। हमारे देश में कोई स्पेसिफिक इक्विटी कोर्स नहीं है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ, कितना टाइम दूँ? चलो है अभी अपने पास 10 मिनट। चलो जी, इसकी जरा एक बार हिस्ट्री की हेडिंग बना लो, हिस्ट्री कर लो इसकी फटाफट। देखो, इक्विटी इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लॉ। ठीक होगा। पुराने समय में सिर्फ कॉमन लॉ होता था। कॉमन लॉ समझ गए क्या होता है? कर चुके हैं कॉमन लॉ क्या होता है। पुराने समय में जो कॉमन लॉ था, कहाँ, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्श होता था और इनफ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी जमा भी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है जी। अब लोग जो है धीरे धीरे ये जो कॉमन कोर्ट्स हैं या फिर लॉ कोर्ट्स हैं, ठीक है जी, इनमें जाना बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्याय नहीं मिलता। हमारे घर से एंटीक चोरी हुआ जी, ठीक है ना, किसी के लिए कबाड़ हो सकता है, आपकी नजर में कबाड़ हो सकता है जज साहब, लेकिन मेरे लिए तो एंटीक है वो। करोड़ों रुपयों की कीमत है मेरे मन में उसकी। आप कह रहे हो कि भाई तो 2 रुपए का था या फिर 20 रुपए का था। ठीक हो गया। कॉमन कोर्ट क्या करती है, उनको भगा देती थी। फिर लोग कहाँ गए? सीधा किंग के पास गए। डन।
मतलब ये वो सिविल रॉन्ग बता रहे हो, क्या क्या करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मैं समझ नहीं पा रहा है। हाँ, बिल्कुल 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 डाल सकते हो, इक्विटी कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है ना। लोग फिर किंग के पास गए, किंग ने फिर एक कोर्ट और बना दी। कौन सी? इक्विटी कोर्ट्स। तो अब पुराने समय में दो कोर्ट हो चुकी हैं इंग्लैंड के अंदर। इनको कॉमन कोर्ट समझ लो, कॉमन कोर्ट कह लो या फिर कॉमन लॉ कोर्ट कह लो, नाम लिख लो। दूसरा, इक्विटी कोर्ट्स। इक्विटी कोर्ट्स या फिर चांसरी कोर्ट, CHANCERY, चांसरी कोर्ट्स। यानी किंग ने इक्विटी कोर्ट बनाई और शुरुआत में जो इन पे जज बिठाया वो चांसलर था, उसको चांसलर कहा गया। या फिर जो ऑलरेडी चांसलर था किसी और ऑलरेडी चांसलर था किसी शहर का, उसी को ही ये कोर्ट की जिम्मेदारी दी थी। अब वो कोर्ट के अंदर बैठेगा और लोग कितने सेंटीमेंट हर्ट हुए उसके हिसाब से जितने में फैसला होता होगा उतने में फैसला करवाएगा। लेट से वो चोर ले गया और उस चोर ने सीधा जज साहब को बता दिया, आप आपके सामने या उस बंदे के सामने जिसकी दादी सती के कंगन थे वो, उसके सामने बता दी जी मेरे से गलती हुई, मैंने तो वो गड़वा दिए, गड़ चुके हैं जी वो। अब सीधा सिंपल, नहीं हो सकती रिकवरी उनकी, स्पेसिफिक रिकवरी नहीं हो सकती, वो कंगन तो मिलने से रहे। यस नो, गल चुके हैं, सोने की ईंट बन चुकी है वो। अब कोर्ट ये पता लगाएगा भाई इस आदमी की कितने में तसल्ली होगी, कितना उसको जो है यही स्पेसिफिक मटेरियल पहुंचाया जाए, ठीक है ना, या साथ में कितना उसको कंपनसेशन दिया जाए जिसमें इसकी तसल्ली हो जाए। न्याय तो करना पड़ेगा, या फिर छोड़ दें ऐसे? न्याय तो करना पड़ेगा, यस नो, सिंपल। तो ये सरकमस्टांशियली देखा जाएगा। एक पार्टी ये बोलेगी जी अब तो गल ही गए हैं तो अब मेरे को जब कुछ भी देते रहो, मेरे लिए तो कोई है नहीं। तो बताओ जी अब क्या करें? कुछ नहीं जी, इसको सजा हो जाएगी अपना, ठीक है देख लो। चलो उसके बराबर का सोना तो हम करवा दें, देख लो जी आपको करवाना है करवा दो। बोले वो तो प्रोसीजर भाई, भाई आपके घर से सीधा सिंपल 9 तोले या फिर 110 तोले सोना चोरी हुआ ऐसा बताया, ऐसा रिकॉर्ड में आया, तो आपको 110 तोले सोना मिल जाएगा, इससे रिकवरी कराएंगे। ठीक है जी, और 110 तोले सोना ज्वेलरी की शेप में ना सही, सोने की ईंट के या फिर सोने के पत्थर की शेप में सही, आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, या उसके बराबर के बदले के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। लेट से ज्यादा मायूस हो गया या फिर उसको लग रहा है मेरे साथ तो न्याय ही नहीं हुआ, फिर बढ़िया कंपनसेशन भी ठुकेगा, उस चोर को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, मंदिर को तो पक्ष देता भाई। ठीक हो गया, डन, जिम्मेदारी बन जाएगी। इक्विटी का काम है, इंग्लैंड में दोनों कोर्ट अलग अलग है, दोनों के लिए जजेस भी अलग अलग अपॉइंट होते हैं। इसको अगर मैं आगे और प्रोलीफाई करूं, रेमिफिकेशन बनाऊं, तो कॉमन लॉ कोर्ट के अंदर सीधा सिंपल सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, एडमिरल, और इंसॉल्वेंसी वाले, टैक्स वाले, ये सारे कोर्ट्स अलग अलग हैं और सभी के लिए अलग अलग जजों की अपॉइंटमेंट होती है। जब अंग्रेज यहाँ से गया तो देश की हालत बहुत माड़ी थी। ठीक है जी, यूज टू बी दी 45% ऑफ द वर्ल्ड GDP व्हेन दी अंग्रेज लेफ्ट दिस नेशन, क्योंकि छोड़ना पड़ गया, अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं बता। ठीक है ना, अब झाड़ू पोछा भी नहीं है जिसको लूट सके। अगर जैसे चम्मच लूटी उन्होंने, ठीक है ना, अपने म्यूजियम में रख दी, झाड़ू पोछे भी लूटे होते तो वहां रखते हो। ठीक होगा, छोड़ना पड़ गया, ऊपर से सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी, वैसे ही ब्रिटेन की हालत और खराब होगी। डन, तो हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं था, तो एक ही जज की अपॉइंटमेंट करी गई, उसी को ही सिविल का काम करने के लिए सिविल की फाइल पकड़ा दी गई। अगर सिविल की फाइल पकड़ दी उस जज ने, उसी समय, एक ही कोर्ट एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसको क्या बोल दिया? सिविल जज बोल दिया। उसी समय साइड बाई साइड एक क्रिमिनल का एडवोकेट आया, वो बोला कि जी मेरी क्रिमिनल की फाइल का फैसला भी कर दो, उसने सिविल की फाइल साइड में रख के क्रिमिनल की फाइल उठा दी, तो उसको JMIC बोल दिया, या फिर उसको CGM बोल दिया, फिर वर्सोवर जो भी उसकी हायरार्की उसके हिसाब से। ठीक है जी। अभी देखते देखते कंज्यूमर कोर्ट अलग हुई है, वरना वो कंज्यूमर कोर्ट का प्रेसिडेंट भी बोल रहे थे कंज्यूमर की फाइल भी पहले नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर लगती थी। ठीक है जी। देखते देखते जो अब हमारी जो कोर्ट्स हैं, क्या बोलते हैं,
ये रेंट ट्रिब्यूनल जो है ये भी अलग हो गई है अब, ठीक है ना, वरना पहले उनको क्या बोल देते थे, रेंट कंट्रोलर बोल देते थे जज साहब को। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इक्विटी कोर्ट्स अलग से बन जाए ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, ठीक है ना। बट क्या इक्विटी कोर्ट या फिर इक्विटी वाली जजमेंट हमारे देश में हो रही है? हाँ, हो रही है। एग्जाम्पल के लिए लिखो एक्ट का नाम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर नए के हिसाब से देखोगे तो 2018, 2018 में बहुत मेजर अमेंडमेंट आई। चलो 5 मिनट है अभी, डन हो गया। बेसिकली देखो खत्म हो गया है, ये डायग्राम बना लिया है, ये डायग्राम बना लो, खत्म हो गया, ठीक है ना। बस एक बार एक लमसम, एक छोटी सी एप्रोप्रिएटिंग डेफिनेशन लिख लो। लिखो इक्विटी, लिखो इक्विटी रेफर्स टू दी प्रिंसिपल्स और रूल्स arising from the process of administration of justice. Full stop. It acts in those areas which are not sufficiently covered by the statutes. ठीक है जी। अब पेज के बीच में जरा इक्विटी लिख लो, पेज के बीच में, और उसके मीनिंग लिख लेते हैं, क्या क्या मीनिंग होते हैं। 5 तीर निकालो। लिखो नंबर 1 फेयरनेस, नंबर 2 जस्टिस, नंबर 3 मोरालिटी, नंबर 4 फेयर प्ले, प्ले, और लास्ट में सेम इक्विटी। ये इसके सिनोनिम्स भी हैं, ये इसके एसेंशियल्स भी। ठीक हो गया, कंसेप्ट खत्म। कल कल हम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स के, जैसे कि राइट्स एंड ड्यूटीज का जिक्र आता है, ठीक है जी, वो निपटाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस की राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है जी। लीगल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट है, वो निपटाएंगे हम। पोजेशन का कंसेप्ट है, वो निपटाएंगे। ओनरशिप का कंसेप्ट है, वो निपटाएंगे। लगेगा, एक क्लास लगेगी, एक क्लास आपकी लगेगी पूरी, ठीक है जी। आपकी एक क्लास का सिर्फ रहता है सारा का सारा, ये एक क्लास के अंदर सारा का सारा कंसेप्ट। ध्यान ध्यान रखना है, ये रैंडम सारे के सारे, बस इनको याद करो और आगे निकलो। कल जो है एक बार याद कर लो, हमने ये जो कंसेप्ट है, ये रैंडम वाले सिर्फ ये छोड़े हैं, ठीक है ना, बाकी सारी हमने निपटा दी। ठीक हो गया।